आज हम ब्रिटिश कैबिनेट का विकास, अभिप्राय, विशेषताएं, उसका महत्व के बिंदु पर अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश कैबिनेट या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास कब हुआ, उसका क्या अभिप्राय है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं आदि बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है, यह हम सबको मालूम है, तथा परंपराओं एवं अभिशयों पर आधारित है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान एलिखित संविधान है और ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं और अभिशयों का अत्यधिक महत्व है। 1937 ईस्वी में क्राउन के मंत्रिमंडल अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई। वर्तमान में मंत्रिमंडल के बीच हमें प्रीवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। हम देख सकते हैं प्रीवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का उदय हुआ। बृहद आकार के कारण प्रीवी काउंसिल परामर्शदात्री समिति के योग्य न रह गई, अतः सम्राट कुछ प्रमुख तथा निजी काउंसिलरों से विचार विमर्श करने लगे। इसी सीमित काउंसिलरों की परामर्शदात्री समिति को समयोपरांत कैबिनेट कहा जाने लगा। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को हम देखें तो मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। चार्ल्स ने संपूर्ण प्रीवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया और वह कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा। कि चार्ल्स ने संपूर्ण प्रीवी काउंसिल से परामर्श करना बंद कर दिया और उसमें जो विश्वासपात्र व्यक्ति थे, जिन पर वह विश्वास करता था, उनसे वह परामर्श करने लगा। सदस्यों की इस अनौपचारिक समिति को कवाल की संज्ञा दी गई। क्योंकि इसको कवाल की संज्ञा क्यों दी गई? इसके 5 सदस्यों के नाम CABAL अक्षरों से शुरू होते थे, इसलिए इसे कवाल की संज्ञा दी गई। यह सामूहिक रूप से सम्राट को परामर्श देती थी तथा संसद में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करती थी। चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में संसद ने मंत्री स्ट्रैफर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की कि उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया है। इसी प्रकार से चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनवी नाम के मंत्री पर महाभियोग चलाया। इससे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत की स्थापना हुई। इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के विकास में नई नई बातें आती गई। विलियम तृतीय शुरू में दोनों दलों ब्रिटेन के अंतर्गत व्हिग और टोरी से मंत्री नियुक्त करता था, लेकिन उसने इससे उत्पन्न असुविधा के कारण सन 1693 से 1696 तक अपने परामर्शदाता केवल व्हिग दल से ही लिए और सन 1696 ईस्वी में व्हिग जुंटा नामक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, जो सर्वप्रथम एक दलीय से गठित किया गया था तथा संसद में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल था। जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडलों की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। अतः मंत्रिमंडल को अपने बैठकों के लिए अध्यक्ष चुनना पड़ा और बालपोल नाम के मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए कहा। यद्यपि बालपोल बार बार कहता रहा कि वह किसी भी प्रकार से अन्य मंत्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, तो भी उसे ही इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री माना जाता है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कैसे माना जाता है? बालपोल।
बालपोल पर सम्राट का पूरा विश्वास था, परंतु बाद में संसद का उसके प्रति विश्वास न होने पर उसने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर हम देखें कि मंत्रिमंडल का क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, तो संक्षिप्त में इस पर चर्चा करें तो मंत्रिमंडल का आशय उस समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। कॉमन सभा के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धांततः संसद सदस्यों में और व्यवहार में सामान्यतः अपने ही राजनीतिक दल के सदस्य संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। तो इसमें स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है और सम्राट जो कॉमन सभा है उसमें बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री अपने दल संसद के सदस्यों में विशेषतः अपने दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल के लिए चुनता है। हम अब देखें कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषता यह है कि सम्राट या राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में से बाहर रहता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ये एक उसकी विशेषता है कि जितने भी मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं उन बैठकों की अध्यक्षता सम्राट या राजा नहीं करता। उन बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषता है। मंत्रिमंडल एक टीम के समान कार्य करता है। यदि शासन को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो पूरे मंत्रिमंडल को उसका श्रेय मिलता है और उसकी प्रशंसा होती है। इसके विपरीत यदि सरकार की नीतियां गलत साबित होती हैं तो पूरे मंत्रिमंडल की उसमें कमजोरी दिखाई देती है। पूरे मंत्रिमंडल को विरोध झेलना पड़ता है। कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंत्रिमंडल एक साथ तैरते हैं, मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, अर्थात वो सामूहिक रूप से टीम की भावना से कार्य करते हैं। हम देखें उसकी अगली विशेषता तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की ब्रिटेन के अंतर्गत मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता का सिद्धांत है। मंत्रिमंडल की बैठकों में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठकों में प्रस्तुत करें कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के जो विचार हैं उन विचारों को वे अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। पर उनके लिए ये आवश्यक भी है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल हों। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों की गोपनीय रखना पड़ता है। ये एक गोपनीयता का सिद्धांत ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मिलता है। उसकी और अगली विशेषता है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। यद्यपि सभी मंत्री समान पद हैं तथा उनके अधिकार भी समान हैं, फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है। वह सब मंत्रियों में प्रमुख समझा जाता है। अन्य मंत्री उसकी बात का सम्मान करते हैं। वह बराबर वालों में प्रथम होता है, ये विशेषता है। और उसकी देखें जो अगली विशेषता वो है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है। साधारणतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इसमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक से उद्देश्य होते हैं और जो
सभी समस्याओं पर एक दृष्टिकोण से विचार करते हैं, विशेषता है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंतर्गत कार्यपालिका व्यय व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल और संसद के संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल या व्यवस्था की एक विशेषता देखें तो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंधों में घनिष्ठता है। मंत्रिमंडल सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के सदन का सदस्य अवश्य होता है। अपनी प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त हो, अर्थात जब तक लोक सदन में विश्वास है तब तक ही मंत्रिमंडल अपना कार्य करता है। मंत्रिमंडल का यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोक सदन को विघटित कर सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित नहीं कर सके और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह लोक सदन को भंग करा के पुनः निर्वाचित करा सकता है। कि प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देता है कि लोक सदन को भंग कर दिया जाए और प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राट या राजा लोक सदन या कानून सभा को भंग कर सकता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है। वह वास्तविक कार्यपालिका है। राज मुकुट की शक्तियाँ औपचारिक हैं और वास्तव में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा होता है। इस प्रकार हमने आज इस मंत्रिमंडल की